नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। बस थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच शुरू होने वाली है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, मोदी हर विरोधी को जवाब देने वाले हैं। कुछ ही देर में आप इंडिया टीवी पर प्रधानमंत्री की पूरी स्पीच सुनने जा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी के 26 विरोधियों ने एक साथ मिलकर नया अलायंस बनाया है, INDIA। वैसे तो इस अलायंस का पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, लेकिन इसे बुलाया जाएगा इंडिया। खबर है कि बस कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री इसी अलायंस के एक एक नेता पर चुन चुन कर हमला करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे ये नाम विरोधियों के अलायंस को सूट नहीं करता। पिछले 2 घंटे से मोदी को सपोर्ट करने वाली 38 पार्टियां दिल्ली में बैठी हुई हैं। सारे नेता चिंतन कर रहे हैं, 24 का फॉर्मूला बना रहे हैं। मोदी अब से थोड़ी देर बाद क्या कहने वाले हैं, मोदी विरोधी अलायंस को कौन सा टफ मैसेज देने वाले हैं, उसकी एक झलक आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रधानमंत्री का सर्वे क्या कहता है? 2024 का चुनाव कौन जीतने वाला है? नरेंद्र मोदी ने सारा हिसाब लगा लिया है, अपने सारे दोस्तों को समझा दिया है। तो फिर चुनाव हुए तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी का अपना अनुमान क्या है? आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। 543 में से नरेंद्र मोदी की एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी? राहुल गांधी वाला गठबंधन कितने पर आउट हो जाएगा? यह तय इस बात से होगा कि दोनों तरफ से कैसी टीम मैदान में उतरेगी। क्या नरेंद्र मोदी की सिलेक्शन पॉलिसी 24 में विरोधियों के रिजेक्शन की वजह बनेगी? क्या मोदी के स्पेशल 38 विरोधी खेमे के स्पेशल 26 पर भारी पड़ेंगे? मोदी ने 24 का टोन सेट कर दिया है। 26 दुश्मनों के कैंप में अभी से हड़कंप मच गया है। खतरे का सायरन बीप बीप बजने लगा है। कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। मोदी ने कट्टर भ्रष्टाचारी वाला स्लोगन किसके लिए दिया? किस सम्मेलन का जिक्र किया? पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। मोदी ने जब जमानत पर रिहा परिवार की बात की तो किस परिवार की ओर इशारा किया? अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है, तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। प्रधानमंत्री जब ये कह रहे थे तो किस बड़े पॉलिटिकल चेहरे की ओर उंगली उठा रहे थे? अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। मोदी ने जब यह कहा कि एक आदमी जो सजा याफ्ता है वो अब मार्गदर्शक बना फिर रहा है, तो इशारा किस नेता की तरफ था? 24 के लिए 38 वर्सेस 26, एक ही दिन 2 बड़े अलायंस की मीटिंग। एक का लोकेशन दिल्ली, दूसरे का लोकेशन बेंगलुरु। एक की मोदी हटाओ पॉलिसी, दूसरे की मोदी को एक बार फिर लाओ की नीति। तो क्या 24 के लिए जुटे 26 मोदी विरोधियों पर भारी पड़ गई नरेंद्र मोदी की सिलेक्शन पॉलिसी? बेंगलुरु में जबरदस्त लाइट कैमरा एक्शन हुआ। राहुल आए, केजरीवाल आए, ममता आई, नीतीश आए, लालू आए, अखिलेश आए, सबकी परेड हुई। कैमरे पर सबने अपने अपने हाथ दिखाए, फटाफट फोटो खिंचवाई। सबको एक ही डायलॉग मिला। सबने मोदी मोदी वाला टेप ही ऑन किया। पहले एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। सबने वही स्लोगन दोहराया। 24 में मोदी हटाओ का नारा ही लगाया।
Mr. Narendra Modi. नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। The idea of India has to be saved. देश के लोकतंत्र उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए। All sensible parties need to come together. जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है। लेकिन इससे पहले कि मोदी के 26 दुश्मन बेंगलुरु में अपनी परेड निकालते, माहौल बनाते, प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बैठे बैठे उन सारे विरोधियों पर रेड कर दी। मोदी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन 10 मिनट में 1 to 1 सबकी फाइल खोल दी। किसकी दुकान में कौन सा सामान मिलता है, सब बता डाला। भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। मोदी ने टारगेटेड अटैक किया। जातिवाद, असीमित भ्रष्टाचार, लाखों करोड़ों रुपए की लूट, जमानत पर रिहा परिवार, घोटाले की गारंटी, परिवार के कट्टर समर्थक, भाई भतीजावाद। मोदी ने एक एक करके सारी फाइल्स खोल दी, सबकी पोल खोल कर रख दी। विरोधी बेंगलुरु से नया एजेंडा सेट करना चाहते थे, नया नैरेटिव बिल्ड करना चाहते थे, नई हेडलाइन देना चाहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने 26 विरोधियों का एजेंडा सेट होने से पहले ही चेंज कर दिया। हर किसी की कुंडली खोल कर रख दी। 26 में से कौन क्या है, किस पर कौन से घोटाले का आरोप है, किसका मंत्री जेल में है, कौन जेल से बाहर है, मोदी ने सेलेक्ट कर करके उन सब की पहचान बताई। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। मोदी ने जिनका नाम नहीं लिया वो नाम हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट हिंट
राहुल की ओर दिया, लालू परिवार की ओर इशारा किया, केजरीवाल की पार्टी को लपेट लिया, दीदी की बंगाल फाइल्स का भी जिक्र किया, स्टालिन राज के घोटालों पर भी कटाक्ष किया। इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। सोचिए, बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट वाले एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, लेकिन जब मोदी विरोधी मोर्चा बनाने की बात आती है तो यही विरोधी बंद कमरे में इकट्ठे होकर बैठकें शुरू कर देते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जो कल तक टीएमसी को बंगाल के ब्लड बाथ और स्कैम के लिए दोषी ठहराते थे। आज वही राहुल ममता बनर्जी के बगल में बैठे हैं। जो केजरीवाल 10 साल पहले कस्में खाया करते थे कि चाहे जो हो जाए किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करूंगा, आज वही केजरीवाल राहुल, सोनिया और खरगे के साथ मोदी हटाओ मोर्चा वाला मंच साझा कर रहे हैं। इनकी एक ही विचारधारा है, एक ही एजेंडा है, अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है देश का विकास रोकना, अपने कुशासन पर पर्दा डालना और अपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को रोकना। ये जो जमात इकट्ठी हुए है ना, उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों पर, अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए, वहां सरेआम हिंसा हुई, लगातार खून खराबा हो रहा है। इस पर भी इन सब की बोलती बंद है। कांग्रेस के, लेफ्ट के अपने कार्यकर्ता वहां खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने अपने स्वार्थ में अपने कार्यकर्ताओं को भी मरने के लिए छोड़ दिया है। इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। परिवर्तन की बातें करके जनता से विश्वासघात करने वाले जब करोड़ों का शराब घोटाला करते हैं तो ये कुनबा फिर उन्हें कवर देने लग जाता है। इनका कट्टर भ्रष्टाचार उन्हें तब दिखाई देना बंद हो जाता है जब देश की कोई एजेंसी इन पर कार्रवाई करती है तो उनका टैप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है, कुछ हुआ ही नहीं, सब साजिश है, हमें फंसाया जा रहा है। इन लोगों को पहचाने रहिए साथियों, उनको जान लीजिए।
इन लोगों से सतर्क रहिए भाई बहनों। दिल्ली में एनडीए की मीटिंग शुरू होने से पहले ही मोदी ने विरोधी खेमे में भूकंप ला दिया था। इसका आफ्टर इफेक्ट देखिए। कांग्रेस ने माइक कैमरा निकाला, नेताओं को बुलाया, मोदी विरोधी बोल बुलवाया। जिन केजरीवाल को मंच पर सेंटर वाली सीट तक नहीं मिली, कांग्रेस ने उनका भी वीडियो पहली बार अपनी टाइमलाइन पर घुमाया। ममता, अखिलेश सबको एक ही फ्रेम में लाया गया, वही टेप बजाया गया। यानी अब खुल्लम खुल्ला माइंड गेम की शुरुआत हो चुकी है। कौन किससे कितना आगे निकल सकता है, कितनी देर बोल सकता है। मोदी 10 मिनट बोलेंगे तो मोदी के 10 विरोधी कैमरे पर आकर एक-एक मिनट बोलेंगे। मोदी विरोधी गुट 26 पार्टियों को एक मंच पर लाएगा तो मोदी 38 को साथ लेकर आएंगे। सोचिए 24 के लिए किस लेवल की फाइट शुरू हो चुकी है। मोदी तो 24 को लेकर निश्चिंत हैं, विरोधी बहुत बेचैन हैं। सबूत आपके सामने है। मोदी ने 38 को इनविटेशन क्या भेजा, कांग्रेस एक अकेला वाला पोस्टर लेकर आ गई। एनडीए की मीटिंग से पहले ही एक अकेला 38 पार्टी वाला ट्रेंड शुरू हो गया। बाकायदा ट्विटर ट्रेंड चलाया गया। मोदी तो डर गए जैसे नैरेटिव बनाए गए। मोदी अकेले नहीं लड़ सकते, यह तक कहा गया। विरोधी कह रहे हैं कि मोदी डर गए, मोदी डर गए। लेकिन 26 पार्टियों में मोदी नाम के डर का आलम यह है कि वो खुद ही अपनी टाइमलाइन पर डर वाला टेक्स्ट चिपकाए जा रहे हैं। डर वो मोदी से रहे हैं, लेकिन मोदी को ही डरा बता रहे हैं। हर घंटे नई नई रील बना रहे हैं, थ्रेड घुमा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ मोदी अपने 38 पार्टनर्स को साथ लाकर अपना कुनबा मजबूत कर रहे हैं और देश को विरोधी खेमे के स्पेशल 26 से सावधान रहने की नसीहत दे रहे हैं। मोदी कैसे काम करते हैं और विरोधी कैसे काम करते हैं? मोदी वाला अलायंस कैसे चलता है और विरोधी अलायंस कैसे चलता है, हम आपको बताते हैं। दिल्ली में इस वक्त 38 दलों की मीटिंग चल रही है। 38 दलों के 38 नेताओं को बोलने का पूरा मौका मिल रहा है और नरेंद्र मोदी ऑडियंस में बैठे हैं। 26 पार्टियों की मीटिंग बेंगलुरु में खत्म हो चुकी है। वहां सिर्फ 5 नेताओं के हाथ में माइक आया। यूपी और बिहार जैसे बड़े बड़े राज्यों के किसी भी नेता को बोलने नहीं दिया गया। कांग्रेस के 2 नेता बोले, लेकिन नीतीश, तेजस्वी और अखिलेश यादव का नंबर ही नहीं आया। शरद पवार मुंबई से बेंगलुरु आए जरूर, लेकिन माइक पर नहीं आ पाए। जबकि दिल्ली में नरेंद्र मोदी पिछले 3 घंटे से एक एक नेता को सुन रहे हैं। आखिर में खुद प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं। क्या सिर्फ इंडिया नाम लगा लेने से विरोधी मोदी को हरा देंगे? बताते हैं इस रिपोर्ट में। 24 के लिए 26 दल, 56 नेता और 36 घंटे। मीटिंग से क्या निकला? सबसे पहले निकला एक नाम, इंडिया। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए जमा हुए 26 दलों के गठबंधन का नाम होगा इंडिया। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। 24 के चुनाव में विपक्ष का इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी और उसके गठबंधन एनडीए से लड़ेगा। बेंगलुरु से अभी बस एक नाम आया है। चुनाव का बाकी काम बाद में होगा, लेकिन प्रचार ऐसे हो रहा है मानो नरेंद्र मोदी इस जाल में फंस गए। जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। ममता बनर्जी की पार्टी के नेता लिखते हैं चक दे इंडिया। उद्धव ठाकरे की पार्टी की सांसद लिखती हैं 2024 में टीम इंडिया वर्सेस टीम एनडीए होगा। नीतीश कुमार की पार्टी ने लिखा विपक्षी एकता का नया नाम इंडिया।
सोशल मीडिया का बैरोमीटर माना जाने वाला ट्विटर ट्रेंड क्या है? ट्विटर पर आई फॉर इंडिया, एन फॉर नेशनल, डी फॉर डेवलपमेंटल, आई फॉर इंक्लूसिव, ए फॉर अलायंस ट्रेंड हो रहा है। दरअसल 24 का चुनाव नए तरीके से, नए दोस्तों के साथ, नए दुश्मनों के खिलाफ नई स्ट्रेटजी बनाकर लड़ा जाएगा। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, सबकी पहचान हो चुकी है। चेहरे आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। दोनों तरफ मीटिंग भी हो गई है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। कोई आदमी कोई अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, अपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है, हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा, भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। विपक्ष में सीक्वेंसिंग चेंज हुई है। अरविंद केजरीवाल अचानक सेकेंड रो से फर्स्ट रो में आ गए। ममता बनर्जी ने पहली बार लेफ्ट के नेताओं के नाम लिए और राहुल गांधी को फेवरेट बताया। उद्धव ठाकरे का नंबर शरद पवार से पहले आया। लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है। तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। बेंगलुरु की मीटिंग पटना के मुकाबले ज्यादा ऑर्गेनाइज दिखी। पटना में सब बोले, बेंगलुरु में सिर्फ 5 लोग बोले। यूपी की 80 सीटों को रिप्रेजेंट करने वाले अखिलेश यादव को माइक ही नहीं दिया गया। बिहार की 80 सीटों को रिप्रेजेंट करने वाले नीतीश कुमार और लालू यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं बोले। शरद पवार और स्टालिन को मौका नहीं मिला। महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे बोले, लेकिन कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया माइक मिलने का इंतजार ही करते रह गए। बेंगलुरु में नाम के अलावा 4 और बातें तय हो गई। विपक्ष का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। दिल्ली में विपक्ष का वॉर रूम बनेगा। 11 सदस्यों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी का सिलेक्शन मुंबई में होगा। हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे, जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। 25 दिन पहले यही सारे दल पटना में मिले थे तो एक दूसरा नाम बाहर आया था, पीडीए, पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। इंडिया में आई और एन का होना सामान्य है। डी से डेमोक्रेटिक हो सकता था, लेकिन विपक्ष ने डेवलपमेंटल इसलिए चुना ताकि मोदी के विकासवाद का जवाब दिया जा सके। इंक्लूसिव को सेकुलर की जगह रखा गया है। इससे भी सबको साथ लेकर चलने का साउंड आता है। जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को। इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका है। विपक्ष को नाम तो मिल गया, काम क्या होगा? नए नाम से क्या पुराने पाप धुल जाएंगे?
कांग्रेस के जो नेता इंडिया नाम देखकर इतराए इतराए घूम रहे हैं, उनको अच्छी तरह याद होगा इसी कांग्रेस ने कभी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष देवकांत बरुआ के नारे के बाद भी इंदिरा गांधी 1977 का चुनाव हार गई। 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष एकजुट हुआ। विपक्षी नेताओं ने जनता पार्टी का गठन किया। जनता पार्टी के लिए जनता ने चंदा करके पैसा जमा किया। इंदिरा के खिलाफ जनता चुनाव लड़ी और इंदिरा हार गई। अगर नाम इंडिया रख लेने से ही जीत मिल जाती तो 1977 में इंदिरा गांधी नहीं हारती। वही इंदिरा गांधी 1980 के चुनाव में इंडिया का नाम लिए बगैर 353 सीटें जीतकर वापस सत्ता में आई और 1984 में राजीव गांधी ने 404 सीटों का प्रचंड बहुमत हासिल किया। बेंगलुरु में 26 दल मिले, दिल्ली में 38 दलों की मीटिंग हुई। बेंगलुरु में लीडर कई थे, दिल्ली में लीडर सिर्फ एक थे। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि 2019 में बीजेपी ने अकेले 303 सीटें नहीं जीती थी। 2019 में नरेंद्र मोदी ने छोटे दलों के वोट लिए और जीतने के बाद सबको दरकिनार कर दिया। मगर अब इंडिया का चैलेंज देखकर बीजेपी सबको जोड़ रही है। तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी। आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। अलायंस खेल रहे नेता सबसे पहले नंबर जोड़ते हैं। एंटी मोदी मोर्चा बनाने वाले नेता 37% वर्सेस 63% का नंबर दिखाते हैं। 37% वोट शेयर एनडीए का और 63% वोट शेयर इंडिया का। मोदी के विरोधियों को लगता है कि पार्टियां जोड़ लेने से 63% वोट इकट्ठा हो जाएगा और मोदी को हराना आसान हो जाएगा। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स कोई बाइनरी पॉलिटिक्स नहीं है। राजनीति में 2+2 हमेशा 4 नहीं होता। यहां 2+2 5 भी हो सकता है। कभी कभी 2+2 2 भी रह सकता है और कभी कभी 2+2 0 भी हो सकता है। यूपी में 2019 के सपा और बसपा के गठबंधन से बड़ा मैच और क्या होगा। 12% यादव, 11% जाटव, 11% अन्य दलित और 19% मुसलमान। अगर ये मिल जाते तो अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन उत्तर प्रदेश स्वीप कर लेता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दरअसल वोट ट्रांसफर की मशीन, वोट ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी अब अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव या मायावती के पास बची ही नहीं। वोट ट्रांसफर की पावर बिहार में एलजेपी के पास है, मांझी की हम पार्टी के पास है, यूपी में निषाद पार्टी और राजभर की एसबी-एसपी के पास है। एग्जाम्पल देख लीजिए। निषाद वोट अगर सपा के साथ जुड़ जाता है तो सपा गोरखपुर जीत जाती है। फूलपुर में निषाद वोट मिल जाते हैं, सपा फूलपुर सीट भी जीत लेती है। निषाद पार्टी के अलग होते ही सपा और बसपा साथ होने पर भी हार जाती है। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबी-एसपी जब सपा के साथ मिल जाती है तो यूपी विधानसभा की 100 सीटों का समीकरण हिला देती है। एसबी-एसपी का असर इतना है कि 2022 में गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। दिल्ली में हम लोग प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सरकार बनवाने की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ सीट का सवाल नहीं है, सीट का कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा जो था इशू का है कि समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी में हिस्सेदारी मिले। लड़ाई इसी बात की ना, सब लोग लड़ते हैं। पिछली बार तो सीट के झगड़े को लेके ही आप अलग हो गए थे। सीट तो अपनी जगह था, लेकिन एक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने को लेकर झगड़ा था। माननीय गृह मंत्री जी 2 बार लखनऊ गए, मुख्यमंत्री जी से हमारी बातचीत हुई कि हो जाएगा, नहीं हुआ। तो चुनाव आया तो हमने सोचा कि दाव लगावे, हो सकता है लहिया। पॉलिटिकल साइंस दरअसल मैथ्स और केमिस्ट्री से मिलकर बनता है। मैथ्स में मोदी 90/100 का स्कोर करते हैं और केमिस्ट्री में मोदी का स्कोर परफेक्ट 100 का है। कोरियोग्राफी क्या होती है उसे इन तस्वीरों से समझिए। दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए के बड़े बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन मोदी का वेलकम करने के लिए जेपी नड्डा के साथ 4 नेता खड़े किए गए। बिहार में महादलितों के नेता जीतन राम मांझी, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, तमिलनाडु के पूर्व सीएम पलानीसामी और नॉर्थ ईस्ट से नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। इंडिया ऐसे बनता है, सिर्फ नाम रख लेने से इंडिया नहीं बनता। एक टॉरिंग पर्सनालिटी का प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। जिस प्रधानमंत्री के पैर छूता है दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष, ये बिहार हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है। और राष्ट्रीय मुद्दा पर या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर आज नरेंद्र मोदी जी का कोई शान ही नहीं है। आज वो सरकार चला सकते हैं अपने दम पर, उनको अपने ही पार्टी में बहुमत है, लेकिन उनकी महानता है कि सब लोगों को लेकर के चलना चाहते हैं। नंबर को बारीकी से देखें तो भी मोदी को हराना आसान नहीं। 2024 की रस्साकशी का फर्स्ट टारगेट नंबर होगा 272। जो 272 पहले पाएगा वो विजेता कहलाएगा। – 2019 के चुनाव को देखें तो 224 सीटें ऐसी हैं जहां नरेंद्र मोदी की पार्टी ने अपने दम पर 50% से अधिक वोट लाकर जीती। यानी 224 सीटों पर अगर सारे विरोधी मिल भी जाएं तो 50% वोट शेयर होने पर मोदी को हराना नामुमकिन है। यूपी में 51%, एमपी में 58%, गुजरात में 63%, राजस्थान में 61%, कर्नाटक में 54%, झारखंड में 55%, हरियाणा में 58%, दिल्ली में 57%, उत्तराखंड में 61%, हिमाचल प्रदेश में 70%, असम में 55%, गोवा में 52%। 19 के चुनाव में यह नरेंद्र मोदी की पार्टी का वोट शेयर है। नंबर देखकर लगता है कि अर्थमेटिक में मोदी को बीट करना आसान नहीं, केमिस्ट्री में मोदी को पीछे छोड़ना तो और भी मुश्किल है। वोटर्स से मोदी की केमिस्ट्री फिर कभी बताएंगे, अभी तो अलायंस पार्टनर्स के साथ मोदी की केमिस्ट्री देख लीजिए। दूसरी तरफ इंडिया वालों की केमिस्ट्री पर गौर कीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।